तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। कंचन किटी पार्टी से घर लौटी तो आते ही सोफे पर धम से बैठ गई। अपनी सासू माँ विमला जी से बोली, मम्मी जी मेरे लिए खाना मत बनाना, आज बहुत हैवी नाश्ता हो गया है, मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। कंचन और रोहन की शादी 10 वर्ष पूर्व हुई थी। रोहन एक सरकारी ऑफिस में काम करता था। उसके पिता भी सरकारी नौकरी में थे तथा रोहन की शादी के 5 वर्ष बाद रिटायर हो गए। नौकरी के दौरान ही उन्होंने लोन लेकर अपने लिए घर बना लिया था। रोहन से बड़ी बेटी थी जिसकी शादी विजय से पहले हो गई तथा वह विदेश में अपने परिवार के साथ रहती थी। कंचन के मायके में सभी कार्य मेड करती थी, इसलिए ससुराल में आकर उसे घर के कार्य करने में कोई रुचि नहीं थी। विमला जी ने भी इसे सहजता से लिया। केवल खाना बनाने का कार्य था जिसे दोनों मिलकर कर लेती थी। सास बहू के संबंध भी अच्छे थे। 5 साल में कंचन 2 बच्चों की मां बन गई, बड़ा बेटा राहुल तथा बेटी शालू। कहा जाता है ना, ब्याज मूल से ज्यादा प्यारा होता है। दोनों बच्चों को विमला जी बहुत प्यार करती, उनके साथ खेलती, उन्हें कहानियां सुनाती, मोहल्ले के बगीचे में शाम को घुमाने ले जाती, उनके पसंद के व्यंजन बनाकर उन्हें बड़े प्रेम से खिलाती। कई बार पति छेड़ते हुए कहते, तुम्हें तो मुझसे ज्यादा इनकी फिक्र रहती है, उनसे पूछकर उनकी पसंद की सब्जी डिशेस बनाती रहती हो, कभी हमें भी पूछ लिया करो। विमला जी हंसकर कहती, क्यों, आपको ईर्ष्या हो रही है क्या? आपके ही तो पोता पोती हैं। अच्छा है, उनकी फरमाइश पर नई नई चीजें बनती हैं और आप सबको भी खाने को मिलती है। 60 साल की उम्र पार करने के बाद भी विमला जी बड़े शौक से सभी कार्य कर लेती थी। खाना बनाने तथा नए नए व्यंजन बनाने में उसकी विशेष रुचि थी। 2-3 साल से विमला जी के पति रमेश जी की तबीयत बिगड़ने लगी थी। अक्सर उन्हें खांसी का दौरा पड़ जाता तो वह जल्दी रुकने का नाम नहीं लेता था। सभी जांच परीक्षण हो गए, अलग अलग डॉक्टरों की दवाइयां भी दी गई, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। रात के वक्त अक्सर उन्हें जोर की खांसी उठती थी। वे स्वयं भी परेशान हो जाते थे, साथ सोई विमला जी भी परेशान हो जाती और दूसरे कमरे में सोए बेटा बहू भी। एक दिन कंचन रोहन से बोली, क्यों ना मम्मी डैडी को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाए। रात भर खांसते रहते हैं, न खुद चैन से सोते हैं न हमें सोने देते हैं। रोहन ने पूछा, किस कमरे में शिफ्ट कर सकते हैं? एक कमरा बच्चों के लिए है और एक तो स्टोर है, उसमें ज्यादा रोशनी भी नहीं है और हवा भी नहीं आती, तो क्या फर्क पड़ता है? उन्हें तो वैसे भी खांसी होती रहती है, ज्यादा हवा की जरूरत भी नहीं है। और रही रोशनी की बात, तो कौन सा वहाँ किताबें पढ़नी है या सिलाई कढ़ाई करनी है? कंचन लापरवाही से बोली। 2-4 दिनों के बाद ही रोहन विमला जी से बोला, मम्मी अगर आप बुरा न माने तो आप और डैडी उधर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएं। क्यों बेटा, यहाँ क्या तकलीफ है? नहीं मम्मी, बात यह है कि डैडी रात भर खांसते रहते हैं तो उनकी आवाज़ हमारे कमरे तक आती है, नींद में खलल पड़ता है। इसमें बुरा मानने की तो बात ही नहीं है, आखिर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही चाहिए। रोहन सफाई देते हुए बोला। और अगले हफ्ते ही विमला जी और रमेश जी का सामान स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। शुरू में तो उनका मन ही नहीं लग रहा था। इस कमरे में उन्हें घुटन सी महसूस हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझौता कर लिया कि कहीं बेटा बहू नाराज हो गए तो वे कहाँ जाएंगे। समय बीतने के साथ साथ कंचन के व्यवहार में भी अंतर आने लगा। उसने विमला जी से कहा, मम्मी जी अब आप आराम करिए, बहुत काम कर चुके हैं, खाना बनाने के लिए मैंने मेड रख ली है। विमला जी हैरानी से उसका मुंह देखती रह गई। लेकिन मुझे तो खाना बनाने में कोई तकलीफ नहीं है। अब आप डैडी जी को देखिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, साथ ही अब आपको भी आराम करना चाहिए, कहकर कंचन दूसरे कमरे में चली गई। अब सास ससुर को कमरे में ही खाना पहुंचा दिया जाता। मेड के हाथ के बने खाने में उन्हें ज़रा भी स्वाद नहीं आता था, लेकिन मजबूरी में कुछ कह नहीं पाते थे। एक दिन पोता उनके कमरे में आया। जब वे खाना खा रहे थे, एकदम से बोल पड़ा, अरे दादी दादू, आपकी थैली में पनीर की सब्जी नहीं है, सिर्फ दाल रखी है।
रमेश तथा विमला हैरान रह गए। अब उनके खाने पर भी नियंत्रण होने लगा है। अब किससे कहें? कंचन तो पिछले कुछ समय से बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है और बहस करने लगती है। बेटे से कैसे उसकी शिकायत करे, कहीं वह बुरा न मान जाए, क्योंकि कंचन ने अब सभी पर नियंत्रण कर लिया था। फिर तो ऐसा अक्सर होने लगा, कभी थाली से दही गायब होती, कभी कोई विशेष पकवान, कभी कोई स्वीट डिश। इसका पता बच्चों के द्वारा लगता। कुछ दिन बाद ही रोहन रमेश जी से बोला, डैडी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं चाहता हूँ आप जीते जी मकान हमारे नाम कर दें, तो हम सबके लिए ठीक रहेगा, बाद में कोई परेशानी ना हो, इसलिए ही मैं कह रहा हूँ। और उसने पेपर उनके सामने रख दिए। रमेश जी और विमला जी अवाक रह गए। रमेश जी ने सोचकर कहा, बेटा यह मकान तो आखिर तुम्हारा ही है, जब तक हम जिंदा है तब तक तो हमारे नाम पर रहने दो। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? क्या मैं आपको घर से बाहर निकाल दूंगा? रोहन तैश में आकर बोला, लेकिन रमेश जी ने उस पर दस्तखत नहीं किए। अब धीरे धीरे कंचन के साथ रोहन के व्यवहार में भी फर्क आने लगा। विमला और रमेश अपने कमरे में ही सारा दिन रहते। बच्चे और कंचन रोहन अपने में मस्त रहते। उनके पास बैठने या बात करने के लिए किसी को फुर्सत ही नहीं थी। पोता पोती बीच बीच में जाकर कभी बात कर लेते थे। एक दिन विमला जी के हाथ से पानी से भरा गिलास छूट गया। फर्श पर पानी बिखर गया। कंचन ने देखा तो गुस्से से चिल्ला उठी, आपको कुछ काम धाम तो है नहीं, मेरे लिए काम बढ़ाकर रख देती हो, देखकर नहीं चला जाता आपसे। विमला की आंखें डबडबा आई। कितनी बदल गई है कंचन, आखिर क्या चाहती है हमसे? क्या सिर्फ मकान अपने नाम करवाने के लिए हमें परेशान करने लगे हैं? क्या धन के लालच में रिश्तों को महत्वहीन बना देना जायज़ है? एक दिन पोता उनके कमरे में आया और बोला, दादू दादू यह ओल्ड एज होम क्या होता है? क्यों, तुम्हें उसके बारे में किसने कुछ कहा? हाँ, कल मम्मी पापा कह रहे थे कि अब दादा दादी ओल्ड एज होम में रहने के लिए जा रहे हैं। वहाँ सब बूढ़े लोग रहते हैं और बहुत मज़े से एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, इकट्ठा बैठते हैं, खाते पीते हैं और एंजॉय करते हैं। क्या यह सच है? रमेश जी और विमला के ऊपर तो मानो गाज गिर पड़ी। लगा पैरों के नीचे से धरती सरक गई है। बेटा बहू इस हद तक गिर सकते हैं, यह तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। दिमाग सुन सा हो गया था। जब थोड़ा संभले तो आपस में सलाह मशवरा किया कि इससे पहले पानी सिर के ऊपर से निकल जाए कुछ करना पड़ेगा, कुछ फैसला लेना पड़ेगा। अपने वकील दोस्त से रमेश जी ने बातचीत की, मशवरा लिया। 15-20 दिन बीते होंगे कि रमेश जी ने रोहन को बुलाकर कहा, बेटा घर का माहौल कुछ तनावपूर्ण बनता जा रहा है। मैं सोचता हूँ तुम 8-10 दिनों के लिए कंचन और बच्चों को लेकर कहीं घूम फिर आओ। तुम्हारा मन भी बदल जाएगा, शांत हो जाएगा। पैसों की चिंता मत करो, उसका इंतजाम मैं कर देता हूँ। ऑफिस से छुट्टी ले लो, जिस दिन छुट्टी तुम्हारी मंजूर होगी मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। रोहन हैरानी से रमेश जी का मुंह देखता रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि डैडी उनके घूमने फिरने के लिए पैसे देने को तैयार हैं। खैर, जब कंचन को यह बात पता चली तो वह बहुत खुश हुई। 1 सप्ताह के अंदर ही रोहन की छुट्टियां स्वीकार हो गई और उन्होंने परिवार के साथ 8 दिन का टूर बना लिया। अगले दिन ही रमेश जी ने रोहन के हाथ में नगद पैसे रख दिए। 8 दिनों की यात्रा के दौरान कंचन, रोहन तथा बच्चों ने खूब मज़ा किया, खूब घूमे फिरे। जिस दिन वे घर पहुँचे, टैक्सी से उतरकर जो ही दरवाजे के पास पहुँचे तो देखा वहाँ कुछ लोग बैठे हैं और घर के कंपाउंड के साइड में ही कुछ मशीनें पड़ी हैं। आप सब कौन हैं और यह सब क्या है? रोहन के पूछते ही उन लोगों ने कहा, यह मकान हमने खरीद लिया है और
यहाँ पर अस्पताल बनाना शुरू करना है। आपका पूरा सामान अंदर के एक कमरे में रखा हुआ है। आप 2 दिन के अंदर उसे खाली करें। यह पेपर देख लीजिए। परसों से हम यहाँ बिल्डोजर चलाकर इस बिल्डिंग को गिराने वाले हैं। तब तक आप अपना इंतज़ाम कर लें। रोहन और कंचन की आंखों के आगे मानो अंधेरा छा गया। यह कैसे हो सकता है? हिम्मत जुटाकर पूछा। हमारे मम्मी डैडी कहाँ हैं? वे पैसे लेकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हैं। कंचन और रोहन को काटो तो खून नहीं। आखिर मम्मी डैडी ने ऐसा क्यों किया? हमने उनका क्या बिगाड़ा था? फिर दिमाग स्वयं ही जवाब देने लगा। तुम भी तो माँ बाप को घर से निकालने की साजिश रच रहे थे। उनके साथ इतना बड़ा अन्याय विश्वासघात करने वाले थे। तुम्हें नहीं पता, हर कर्म का हिसाब किताब भुगतना पड़ता है। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। अब पछताने के सिवा और कुछ वे नहीं कर सकते थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।